हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि अभी हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स शुरू होने वाले हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को अभी बीएड के बारे में अपडेट्स नहीं है। तो उनको थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करते हैं कि बीएड क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे एडमिशन होता है, कौन एडमिशन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोगों के थ्रू एडमिशन आप ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हरियाणा में बीएड होती है वो जनरली हम लोग 2-3 यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम हो। जैसे एमडीयू हो गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, या फिर हो गया चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमडीयू जो है वो रोहतक में है और सीआरएसयू जो है वो आपका जींद में है। दोनों ही हरियाणा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके साथ में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भी आती है। वो अभी नई है, उसको 2-3 साल ही हुए हैं बीएड कराते हुए, तो उसको अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। तो इसलिए जनरली जो प्रेफ़र किया जाता है, वो आपका एमडीयू और सीआरएसयू प्रेफ़र किया जाता है हरियाणा में। अब जो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूजीसी अप्रूव्ड है, एनसीटी अप्रूव्ड है, ठीक है? और सभी ग्रा जो आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए इनकी डिग्रीज़ जो हैं, वो आराम से एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो अक्रॉस द इंडिया हर जगह से हैं। आपका चाहे आप पूना ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, केरला तक के स्टूडेंट हम लोगों के पास में हैं जो हरियाणा से बीएड करते हैं। बीएड जो है यहाँ पे 2 साल का प्रोग्राम रहता है और ये फुल टाइम प्रोग्राम होता है। इसके अंदर पार्ट टाइम या डिस्टेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब बीएड का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? तो बीएड जो है जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल का ये फुल टाइम रेगुलर मोड प्रोग्राम है। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो एजुकेशन रिसर्च है उसके बारे में, लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, किस तरीके से आपको उनके लिए करिकुलम डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, पढ़ाना है, उनको एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें जनरली इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। जैसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम। तो इस तरीके के बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं और ये जनरली जो यूज़ किया जाता है, ये आपको 6th टू 10th के लिए ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो जो 6 टू 10 तक के जो टीचर्स बनना चाहते हैं, वो लोग जनरली इसको कंसीडर करते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, तो प्राइवेट स्कूल तो इसको 1st से लेकर 12th तक सबको कंसीडर करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि एक टीचर हमें मिल जाए, लेकिन अच्छा मिल जाए, जो कि हमारी सारी की सारी क्लासेस को आराम से पढ़ा सके। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कि भई आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो कि भई आप 6 टू 8 के लिए भरेंगे या 8 टू 10th के लिए भरेंगे। तो ऐसा कई जगह पे देखा गया है। अब इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या असाइनमेंट्स होते हैं, वो सब इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं कि भई बच्चे को जो भी पढ़ाना है आपको, तो टीचर के पास उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना कंपल्सरी है। प्लस जो असाइनमेंट्स वो अपने लिए बनाएगा, तो उसको पता रहेगा कि यार किस तरीके से मुझे बच्चे को ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करके पढ़ानी होंगी। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कराई जाती हैं आपको कंप्लीट, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता है। क्या अब बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? कौन बीएड को कर सकता है? तो देखिए, कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने 50% के साथ में कंप्लीट किया हो, वो यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो हरियाणा के रेज़िडेंट हैं, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। तो उनका जो एडमिशन होता है वो 47.5 यानी कि 47.5% के ऊपर भी उनका एडमिशन हो जाता है। अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि आपके 50% से कम है और मैं एडमिशन करा दूँगा, तो वो 110% झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये सभी स्टेट गवर्नमेंट का रूल है कि जो ये नंबर की रिलैक्सेशंस दी जाती हैं, ये सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स को दी जाती हैं जो उस स्टेट के रेज़िडेंट होते हैं, उनके लिए। अदर स्टेट वालों को ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन होती। प्लस इसके अंदर अभी ऐज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर ऐज क्राइटेरिया भी इसके अंदर आने वाला है कि 33 ईयर्स के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो इसको एनरोल नहीं कर पाएँगे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी इसको एनरोल कर सकता है। तो अभी आपके पास अच्छा ऑप्शन है अपनी बीएड को कंप्लीट करने के लिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे एडमिशन्स कैसे होते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पे? तो जनरली यहाँ पे जो होता है एडमिशन, वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि भई आप
जो भी आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसके लिए किसी तरीके का कोई एंट्रेंस या कोई फिज़िकली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग वगैरह नहीं होती है। तो उसके लिए आप आराम से बेफ़िक्र हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सिंपल हैं, जो आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, आपका आधार कार्ड है, आपकी फ़ोटोग्राफ है, आपका माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट है। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ये सब आपको पहले से अरेंज करके रखना होता है। एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भरे जाते हैं, लेकिन पहले अगर आप अपनी सीट रिज़र्व करा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली जो कॉलेजेस हैं उनके पास सबके पास 100 सीटें के आसपास होती हैं, उससे ज़्यादा वो स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ये सब काउंसलिंग के थ्रू ही आएँगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो जिस मर्ज़ी को वहाँ भर देगा, ठीक है? तो काउंसलिंग कराना तो कंपल्सरी है। काउंसलिंग जो होती है ये सिर्फ़ ऑनलाइन होती है, तो और ऑनलाइन में जो मेरिट लिस्ट बनती है उसी को काउंसलिंग बोला जाता है। इसके अलावा काउंसलिंग का कुछ और रोल नहीं है इसके अंदर। तो काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट्स हैं या कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स से ना काउंसलिंग के नाम पर भी पैसा माँग लेते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग कराएँगे और मेरिट में आपका नंबर लेकर आएँगे। तो उसके लिए आपको किसी को एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कहीं कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ताकि आपको कोई भी जो है वो बेवकूफ़ ना बना पाए इन चीज़ों के लिए। क्योंकि देखिए जब आपको नहीं पता है चीज़ें, तो जो जैसा समझाएगा वैसा मान सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फीस स्ट्रक्चर देखिए सभी यूनिवर्सिटी का एक जैसा है, कुछ अलग फीस स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 200-400 रुपए कम-ज़्यादा हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, बट एप्रॉक्स फीस जो है वो यही रहने वाली है। जो कॉलेज की फीस है वो है 44,000 पर ईयर प्लस साढ़े 4,000 रुपए के आसपास है यूनिवर्सिटी की फीस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 4850 रुपए फीस भी है, किसी में 5,050 भी है। तो आप ये लेके चलिए कि आपकी जो फीस आएगी वो अराउंड 48,500 या 48,900 के आसपास आपको फीस आएगी। तो मोटा-मोटा आप पकड़ के चलिए कि 50,000 रुपए आपका ईयरली लगने वाला है, क्योंकि 1,000 रुपए इसमें यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होगी। अब जनरली बीएड के अंदर फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको फीस बताई जाएगी कि 80,000 में एडमिशन ले लीजिए, 70,000 में एडमिशन ले लीजिए, 50,000 में एडमिशन ले लीजिए 2 साल की फीस में। कोई भी कॉलेज अपनी जेब से कोई किसी को नहीं पढ़ाएगा। जो यूनिवर्सिटी की प्रिस्क्राइब फीस है वही फीस आपसे ली जाएगी। स्टार्टिंग में उस बच्चों को बहकाने के लिए वो लोग आपको कुछ भी उल्टी-सीधी फीस बता देते हैं कि भैया ये फीस है, हम लोग इसमें करा देंगे, और उसके बाद फिर आपको किसी न किसी बहाने से हर बार कुछ न कुछ नए पैसे आपसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसी फीस के अंदर आपकी जो एग्ज़ामिनेशन फीस होती है वो इंक्लूड होती है, प्लस जो प्रैक्टिकल की फीस होती है वो इंक्लूड होती है। जिस भी कॉलेज के थ्रू या आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, फर्ज़ बनता है कि भई वो आपको बुक्स वगैरह जो हैं या जो असाइनमेंट्स आपके हैं, जो प्रैक्टिकल का मटेरियल है, वो सब इस फीस के अंदर ही आपको प्रोवाइड करे, उसके अलग से आपको कोई चार्जेस ना पे करने पड़े। जैसे हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग इन चीज़ों की किसी भी चीज़ के आपसे एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। जो यूनिवर्सिटी की फीस है हम वही बताते हैं, प्लस जो हमारे कंसल्टेशन चार्जेस हैं हम वो आपको बताते हैं। उसके अलावा आपको फीस पे ₹1 भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी बुक्स के नाम पे, ना किसी प्रैक्टिकल के नाम पे, ना किसी असाइनमेंट के नाम पर, ठीक है? और ना ही किसी काउंसलिंग के नाम पर कि भई हम आपको काउंसलिंग में जो है वो नंबर दिला के देंगे, ला के देंगे, ठीक है? ₹1000 यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की फीस होती है और वो भी ऑनलाइन कटती है, तो उसके अंदर किसी का कोई रोल नहीं होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा-सा सावधान रहें चीज़ों से। तो ये सारी की सारी जो कंसल्टेंट्स हैं आपके, उनसे जिनसे भी आप बात करना चाहें, आप उनसे ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं कि भई उनके पास हिडन चार्जेस क्या-क्या हैं, किसी भी चीज़ को लेकर। इस 2 साल के अंदर वो आपसे जो फीस वो आपको बोल रहे हैं, उसके अलावा आपसे वो क्या चार्ज करने वाले हैं। प्लस काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं, वीकेंड क्लासेस भी कराते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीएड जो है ये एक रेगुलर प्रोग्राम है। इसके अंदर कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या वो टीचर है, चाहे कुछ भी एक्स वाई ज़ेड वो काम कर रहा है, वो इसके अंदर इनरोल नहीं हो सकता है जब तक उसके पास अपने डिपार्टमेंट से रिटन परमिशन ना हो। तो बहुत सारे क्या करते हैं कंसल्टेंट्स, वो आपको बताते नहीं हैं ये चीज़ें और वो चुपचाप आपका एडमिशन करा देते हैं। तो जब आप इसको करके निकलेंगे, तब आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि भई मैंने 2 साल मेरी नौकरी भी चलती रही, मेरी अटेंडेंस भी मैनेज रही और मेरी कॉलेज में भी अटेंडेंस रही, ठीक है? तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम है। कोई डिस्टेंस, कोई नॉन अटेंडिंग, कोई ब किसी भी तरीके का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप इसको डिस्टेंस पे कर पाएँ। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि ये एक रेगुलर प्रोग्राम है और आपको जो डिग्री मिलने वाली है, वो भी रेगुलर की ही मिलने वाली है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको क्या
जॉब है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो। तो बीएड के बाद जनरली देखिए जो छोटे स्कूल्स हैं या बड़े स्कूल्स हैं, तो वो हर तरीके का स्कूल आपको हायर करने की कोशिश करता है। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर जैसे 1st से 5th तक के स्कूल हैं, वो आपको ले लेंगे या टीजीटी के कोर्सेज़ हैं जिनके पास में या टीजीटी जो रखना चाहते हैं अपना 6 टू 8th के लिए या 6 टू 10th के लिए, तो वो भी आप लोगों को जो है वो हायर करते हैं इसके अंदर। जैसे वो भी आपकी प्रोफिशिएंसी देखकर कि भई आप कितने अच्छे हैं अपने इस पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट के साथ में। क्योंकि बीएड जो होता है, बीएड के अंदर भी आपको एक सब्जेक्ट जो है वो कोर लेना पड़ता है। क्या प्लस जो अगर पीजीटी है, अब मान लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट आता है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है बीएड। अब स्कूल देखेगा कि यार इकोनॉमिक्स के लिए तो मेरे पास 11th-12th भी इस जो टीचर है वो पढ़ा सकता है। प्लस जो 9th-10th की जो सोशल स्टडीज़ है, वो भी ये टीचर पढ़ा सकता है। तो वो एक पीजीटी के लिए उसको हायर कर लेता है कि भई ठीक है, मेरा 2 सैलरीज़ की बजाय एक ही सैलरी में मेरा काम हो रहा है। ठीक है? स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड होती है, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए भी आप लोग जा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है इसके अंदर। ठीक है ना? या फिर आप अगर फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं तो एडटेक कंपनीज़ के साथ में भी कर सकते हैं। प्लस जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जो ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं, जो ऐप्स आप उनके साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है? और हर एक स्कूल जो है वो चाहता है कि भई उनका स्टाफ जो हो वो बीएड क्वालिफाइड हो, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली ही सीबीएसई ने ये कंपल्सरी कर दिया है सभी स्कूल्स के लिए कि जितना भी उनका टीचिंग स्टाफ होगा, वो सब एटलीस्ट बीएड होना चाहिए। ठीक है? और उनकी डिटेल्स सीबीएसई ने माँगी हुई है। तो स्कूल भी यही चाहेगा कि यार मैक्सिमम मेरे टीचर्स बीएड हों, ठीक है? तो वो उन्हीं टीचर्स को आगे शो करता है, जब पेरेंट्स को दिखाना होता है एडमिशन्स के टाइम पे कि यार देखो, हमारे स्कूल में इतने सारे टीचर्स हैं, इन्होंने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, के लिए भी ये चीज़ें इसको काम आती हैं। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो इस साल बीएड एडमिशन्स ढूँढ रहे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।